फिल्म की शुरुआत में एक कहानी सुनाई जाती है। यह कहानी ट्रांसिल्वेनिया के युवराज व्लाद के बचपन की है। जब वह था तभी उसे तुर्किस्तान की सेना में जबरन भेज दिया गया था। दरअसल तुर्किस्तान उस वक्त की सबसे शक्तिशाली रियासत हुआ करती थी और ट्रांसिल्वेनिया जैसी छोटी रियासतों को उनका हर कहना मानना पड़ता था। उस वक्त तुर्की के सुल्तान ने ट्रांसिल्वेनिया के सम्राट यानी व्लाद के पिता से 15 साल या उससे अधिक उम्र के 1000 युवाओं की मांग की थी ताकि वे उन्हें अपनी सेना में शामिल कर सकें। उनमें व्लाद को भी जाना पड़ा था। इन युवाओं को बड़ी निर्दयता से प्रशिक्षित किया जाता था ताकि बड़े होने के बाद वे खूंखार सैनिक बन सकें और बगैर कोई सवाल पूछे किसी की भी जान लेने के लिए तैयार रहें। इस निर्दयता की भट्टी में तपकर व्लाद सभी लड़कों में सबसे बेहतर बना। उसने खून की नदियां बहा दी थीं। वह अपने दुश्मनों को मारता और उन्हें भाले स्पीयर से लटका देता था। मारने के इस तरीके को इम्पेलिंग कहते हैं और व्लाद इसमें माहिर था, इसीलिए सब उसे व्लाद द इम्पेलर कहते थे। सब उसके नाम से तक कांप जाते थे। एक दिन अपने इन कुकर्मों से तंग आकर वह ट्रांसिल्वेनिया लौट आता है और शांति से अपनी प्रजा की देखभाल करने लगता है। 10 साल इसी शांति में बीत जाते हैं, लेकिन एक दिन व्लाद और उसके सैनिकों को एक लोहे का हेलमेट दिखाई देता है। वह देखते ही समझ जाता है कि यह हेलमेट तुर्की सैनिकों का है। उसे पता था कि तुर्की सैनिक हमेशा टुकड़ियों में आते हैं। अगर वे लोग यहां हैं तो इसका मतलब जरूर तुर्की सुल्तान के मन में कोई खिचड़ी पक रही है। व्लाद को शक होता है कि वे लोग हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। वह अपने साथी को किले पर वापस जाकर सैनिकों को चौकन्ना होने और किले का पहरा मजबूत करने के लिए कहता है। व्लाद के मुताबिक वह हेलमेट ब्रोकन टूथ माउंटेन से पानी में बहकर यहां तक आया था। वह अपने साथ 2 सैनिक लेता है और तुरंत उस पर्वत की ओर कूच करता है। पर्वत के ऊपर पहुंचते ही उन्हें एक गुफा दिखाई देती है। अंदर और तुर्की सैनिक होंगे, यह सोचकर वे तीनों उसके अंदर जाते हैं। वहां उन्हें सैनिक तो नहीं मिलते, लेकिन गुफा के अंदर कई आदमियों के कंकाल दिखाई देते हैं। गुफा के अंधेरे में कोई था जो उन पर नजर गड़ाए हुए था। अचानक वह उन पर हमला कर व्लाद के दोनों सैनिकों को मार डालता है। वह व्लाद को भी मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी वह उससे कुछ किए बगैर ही गुफा के अंधेरे में गम हो जाता है। व्लाद देखता है कि वह जहां गिरा है वहां सूरज की रोशनी पड़ रही थी। उसकी तलवार पर लगा उस दरिंदे का खून सूरज की रोशनी में बड़ी तेजी से नष्ट हो रहा था। वह समझ जाता है कि वह जो कोई भी था सूरज की रोशनी में नहीं आ सकता था। इसके बाद व्लाद बड़ी तेजी से अपने किले की तरफ बढ़ता है। किले में पहुंचते ही वह यह सारी घटना अपने धर्मगुरु को बताता है। धर्मगुरु कुछ पुराने ग्रंथों को खंगालने के बाद उसे बताता है कि गुफा में जिस दरिंदे ने उन पर हमला किया था वह दरअसल एक वैम्पायर है। सदियों पहले वह वैम्पायर रोम का क्रूर सम्राट हुआ करता था। ताकत के लालच में उसने शैतान का आह्वान किया। शैतान ने उसे अपनी काली शक्तियां तो दे दीं, लेकिन उसे फंसाकर उस गुफा में कैद कर लिया, इस शर्त के साथ कि जब तक वह इन काली शक्तियों को किसी ऐसे इंसान को नहीं देता जो इन्हें संभालने लायक हो, तब तक वह इसी गुफा में कैद रहेगा। तब से वह वैम्पायर उसी गुफा में कैद है। वह दुनिया का पहला वैम्पायर था, जिस कारण वह मास्टर वैम्पायर कहलाता है, क्योंकि लोग पहले ही तुर्की सेना से डरे हुए हैं। व्लाद धर्मगुरु को यह बात गुप्त रखने के लिए कहता है। जब व्लाद अपने परिवार और दरबार के सदस्यों के साथ ईस्टर सेलिब्रेट कर रहा होता है, तभी तुर्की सेना का सेनापति दरबार में आता है। व्लाद हर साल तुर्की सेना को चांदी के सिक्कों से भरा बक्सा देता था ताकि वे कभी ट्रांसिल्वेनिया पर हमला न करें, लेकिन सेनापति कहता है कि इस बार सुल्तान को चांदी के सिक्कों के अलावा 1000 युवा लड़के चाहिए, जिन्हें वे लोग ट्रेन करके अपनी सेना में शामिल करेंगे। व्लाद के सलाहकार उसे सलाह देते हैं कि उसे सुल्तान की बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि वे तुर्की लोगों को युद्ध में हराने के काबिल नहीं हैं। उसकी पत्नी मिरेना उसे सुल्तान से जाकर मिलने की सलाह देती है। जब व्लाद तुर्की सेना की तरफ से लड़ता था, तब सुल्तान और वह एक दूसरे के अच्छे मित्र थे, इसलिए मिरेना को लगता है कि शायद सुल्तान उसकी बात मान जाए। व्लाद अगले दिन ही सुल्तान से जाकर मिलता है। वह सुल्तान से यह तक कहता है कि उन 1000 लड़कों की जगह वह उसे सेना में शामिल कर ले, लेकिन सुल्तान उसकी बात नहीं सुनता और उन 1000 लड़कों के साथ ही वह व्लाद से उसके बेटे इंजारास को भी भेजने के लिए कहता है। हताश व्लाद वापस लौट आता है। व्लाद के साथ तुर्की सैनिक उसके बेटे को ले जाने आए होते हैं। मिरेना अपने बेटे को तुर्की भेजने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती है,
लेकिन उनके पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं होता। मिरेना फूट फूट कर रोने लगती है। यह देख व्लाद का दिल पसीज जाता है। वह मिरेना को उस पर भरोसा रखने के लिए कहता है और अपने बेटे को लेकर सेनापति के पास जाता है, लेकिन बेटे को सेनापति को सौंपने के बजाय वह उसे अपनी मां के पास भागने के लिए कहता है। इससे पहले कि सेनापति कुछ समझ पाता, व्लाद सेनापति के म्यान से तलवार निकालता है और सेनापति सहित सभी सैनिकों को मौत के घाट उतार देता है। यह देख उसका सलाहकार उसे इसके परिणाम के बारे में आगाह करता है, क्योंकि अब जल्द ही तुर्की और ट्रांसिल्वेनिया के बीच एक अटल युद्ध होगा और तुर्की सेना के आगे व्लाद की सेना का टिक पाना लगभग असंभव था। तभी व्लाद को उस मास्टर वैम्पायर का ख्याल आता है कि अगर वह वैम्पायर किसी तरह उनकी मदद करने के लिए राजी हो जाए तो वे तुर्की सेना का मुकाबला कर सकते हैं। बिना समय गंवाए व्लाद सीधे ब्रोकन टूथ पर्वत की तरफ बढ़ता है। अब मास्टर वैम्पायर ही उसकी आखिरी उम्मीद था। जब व्लाद गुफा के अंदर जाता है तो उसे वापस गुफा के अंदर देखकर मास्टर वैम्पायर चौंक जाता है। उसकी व्लाद में दिलचस्पी बढ़ जाती है। वह व्लाद को सूंघता है और व्लाद का सारा अतीत जान लेता है। मास्टर वैम्पायर उससे यहां आने की वजह पूछता है। व्लाद बताता है कि तुर्की सेना उसके राज्य का वजूद मिटाना चाहती है। वह यहां अपने परिवार और प्रजा को बचाने के लिए मदद चाहता है। मास्टर वैम्पायर सोचता है और व्लाद से कहता है कि वह उसे अपनी शक्ति देने के लिए तैयार है। वह व्लाद को अपना खून पीने के लिए देता है। वह कहता है कि उसका खून पीने के बाद व्लाद में 3 दिनों तक वैम्पायर की असीम शक्तियां आ जाएंगी। लेकिन इन 3 दिनों में व्लाद को इंसानी शरीर का खून पीने की बहुत ज्यादा इच्छा होगी। अगर व्लाद 3 दिनों तक खून पीने की इच्छा पर काबू रखता है तो वह 3 दिनों बाद फिर से इंसान बन जाएगा। लेकिन अगर वह इन 3 दिनों में किसी इंसान का खून पी लेता है तो वह हमेशा के लिए वैम्पायर बन जाएगा और वह खुद मास्टर वैम्पायर दुनिया पर अपना कहर बरपाने के लिए इस गुफा से आज़ाद हो जाएगा। कोई और रास्ता न बचने के कारण व्लाद मास्टर वैम्पायर का खून पी लेता है। खून पीने के बाद वह मास्टर वैम्पायर से पूछता है कि इसके आगे क्या होगा। मास्टर वैम्पायर कहता है, अब तुम मरोगे। इसके साथ ही व्लाद अपने होश खो बैठता है। अगले सीन में व्लाद एक नदी के किनारे बेहोश पड़ा होता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तब उसे अपने अंदर एक अनोखी शक्ति का एहसास होता है। उसमें 100 इंसानों की ताकत आ गई थी। वह काफी दूर से ही सूक्ष्म कीड़ों तक की आवाज स्पष्ट रूप से सुन पा रहा था। वह टूटते तारे की गति से दौड़ सकता था। इसके साथ ही वह खुद को चमगादड़ों के रूप में तब्दील कर सकता था। वह तुरंत अपने किले की ओर भागता है। दूसरी ओर तुर्की सेना उसके किले पर हमला कर चुकी थी। व्लाद के किले में पहुंचने से उसके परिवार और सेना को हौसला मिलता है। इसके बाद व्लाद अकेले ही तुर्की सेना के 1000 सिपाहियों का मुकाबला करने पहुंचता है। अपने युद्ध कौशल और वैम्पायर शक्ति की सम्मिलित ताकत के फलस्वरूप वह खून की नदियां बहा देता है। आखिर में मैदान पर 1000 सैनिकों की लाशें पड़ी थीं और उनके बीच खड़ा था इम्पैलर। तभी व्लाद के सिपाही वहां आते हैं और अकेले व्लाद ने हजारों सैनिकों को मौत के घाट उतारा। यह देख हैरान रह जाते हैं। व्लाद सैनिकों से कहता है कि उसने यह कैसे किया। इस बारे में उसे कोई कुछ न पूछे, बस भरोसा रखें कि वह हमेशा उनकी रक्षा करेगा। फिर वह अपने सैनिकों से कहता है कि उन्हें तुरंत वहां से कूच करना होगा, क्योंकि सुल्तान को उसकी हार के बारे में पता चलते ही वह फिर से हमला करेगा। फिर व्लाद अपने लोगों को लेकर ऊंचे पहाड़ पर बने धर्मगुरुओं के मठ की तरफ रवाना होता है। रास्ते में जब वह और उसके सैनिक खाना खा रहे होते हैं तब व्लाद को खून पीने की तीव्र इच्छा होती है। उसे सबकी धड़कनों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। कहीं वह खुद का काबू न खो दे, इस डर से व्लाद अपने तंबू के अंदर चला जाता है। लेकिन उसकी खून पीने की इच्छा पल दर पल बढ़ती जा रही थी। यहां तक कि जब वह अपनी बीवी के साथ होता है तब पल भर के लिए वह काबू से बाहर हो गया था। लेकिन वक्त रहते वह खुद को रोक लेता है और वहां से बाहर चला जाता है। तभी उसे आभास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह एक जिप्सी बंजारा समाज का व्यक्ति था। वह जिप्सी व्लाद को बताता है कि वह दरअसल व्लाद का नहीं बल्कि व्लाद के ऊपर मंडरा रहे चमगादड़ों का पीछा कर रहा था। और चमगादड़ों को व्लाद के ऊपर मंडराते देख वह समझ गया था कि व्लाद के अंदर वैम्पायर की शक्तियां हैं। वह व्लाद का सेवक बनने के लिए कहता है और अपना हाथ काटकर व्लाद को अपना खून ऑफर करता है। लेकिन व्लाद उसे दुत्कार कर वहां से भगा देता है। अगले दिन जब सुल्तान सेना के साथ ड्रैकुला फोर्ट के पास पहुंचता है जहां युद्ध हुआ था,
तो उसे वहां एक भयावह दृश्य दिखाई देता है। सभी सैनिकों के शरीर को भाले से लटकाकर वहीं टांग दिया था। सिर्फ एक सैनिक को जिंदा छोड़ा था, ताकि वह सैनिक सुल्तान तक उसका संदेश पहुंचा सके कि व्लाद सुल्तान के लिए जल्द ही आ रहा है। दूसरी ओर तंबू में व्लाद ने खुद को चांदी की मदद से कमजोर कर रखा था, ताकि उसकी खून पीने की प्यास की वजह से किसी को कोई हानि न पहुंचे। मिरेना उसके करीब जाती है। वह देखती है कि व्लाद की पीठ पर जो घाव के निशान थे, जो उसे तुर्किस्तान में प्रशिक्षण के दौरान मिले थे, वे सब गायब हो गए थे। मिरेना की इस बारे में पूछने पर व्लाद उसे टूथ पर्वत पर उसकी और मास्टर वैम्पायर की मुलाकात के बारे में सब बताता है। तभी व्लाद का करीबी दोस्त और साथी दिमित्रु वहां आता है। वह बाहर से ही व्लाद से कहता है कि उन्हें जल्दी से वहां से रवाना होना चाहिए, क्योंकि दुश्मन सेना उनके करीब पहुंच चुकी है। लेकिन अभी भी आसमान में सूरज मौजूद था, जिस कारण व्लाद बाहर नहीं निकल सकता था। इस वजह से व्लाद मिरेना को आगे जाने के लिए कहता है और खुद रात होते ही वहां से निकलकर उसे मिलने का वादा करता है। मिरेना बाहर दिमित्रु से कहती है कि उन्हें अभी वहां से निकलना होगा, और व्लाद का राज रखने के लिए वह उसे झूठ कहती है कि व्लाद दुश्मन की सेना की जासूसी करने वहां से पहले ही जा चुका है। इसके बाद व्लाद को छोड़कर बाकी सब वहां से निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद रात होती है। व्लाद भी अपने तंबू से बाहर निकलता है। दूसरी ओर तुर्की सेना व्लाद के लोगों पर हमला कर देती है। व्लाद उनकी रक्षा करने की कोशिश करता है, पर नाकाम हो जाता है। सेना प्रमुख उस पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी व्लाद वहां आ जाता है। व्लाद सेना प्रमुख को खाई में